तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां भाजपा के जिला कार्यालय पर बजट को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया गया बजट देश को तीसरी महाशक्ति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह बजट युवा शक्ति को नए अवसर प्रदान करने वाला है। इसके माध्यम से सरकार ने मातृशक्ति, किसानों और व्यापारियों को सीधा लाभ पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से ही यह संकल्प रहा कि गरीबों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता हो। सरकार का लक्ष्य है कि युवा शक्ति के सपनों को साकार किया जाए और किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए ताकि उन्हें पलायन के लिए मजबूर न होना पड़े। कि भारत सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया है तो देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के क्षेत्र में, देश के अंदर रोजगार के सृजन के क्षेत्र में, अन्नदाता किसान को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में, मातृशक्ति को सशक्त बनाने के क्षेत्र में, एक सर्वांगीण विकास देश का हो, इस बात की पूरी परिकल्पना को भारत सरकार ने अपने बजट के माध्यम से जो प्रस्तुत किया है, मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और उनकी सरकार का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से कहा है कि गरीब का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। युवा शक्ति के सपने को साकार करना हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है। अन्नदाता किसान अपने पैर पर खड़ा हो, उसका मनोबल बढ़े, विकल्प का अभाव उसके सामने न हो, पलायन करने की अनिवार्यता न हो, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है, हमारी सरकार का प्राथमिकता, हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और मैं समझता हूं कि इस बार का जो बजट आया है वो गरीब के कल्याण को समर्पित है, युवा शक्ति को समर्पित है, मातृशक्ति को समर्पित है और अन्नदाता किसान को समर्पित है। आज भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा विकास दर के साथ आगे बढ़ रहा है। कोविड काल की चुनौती का सामना करते हुए आज भारत की विकास दर को दुनिया में नंबर 1 के स्थान पर पहुंचाने का जो काम मोदी जी की सरकार ने किया है, इस बात के लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और उत्तर प्रदेश को दिल खोलकर उत्तर प्रदेश के नौजवानों की जो बजट में चिंता की है, हमारे लिए जो औद्योगिक पार्क देने की बात मोदी जी की सरकार ने कहा है, हमारे एक्सप्रेसवे जो बन रहे हैं उसमें जो सहयोग करने की बात कहा है, और विशेष तौर पर जो धार्मिक पर्यटन है, उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है। इस बार करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश की धरती पर लोग धार्मिक पर्यटन करने के लिए आए हैं। अकेले अगर महाकुंभ की हम बात करें तो 50 करोड़ के आंकड़े को भी महाकुंभ ने पार किया है। जब महाकुंभ की हम लोग शुरुआत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना के साथ हम लोगों ने काम शुरू किया था। लेकिन आज भारत की आध्यात्मिक ताकत को, शक्ति को और सनातन का जो वैभव है, आज वो आसमान की ऊंचाई छू रहा है। महाकुंभ इस बात को प्रमाणित करता है। तो धार्मिक पर्यटन को जिस तरह से बढ़ाने की बात भारत सरकार ने की है, मोदी जी की सरकार ने किया है, और उसमें मदद करने के लिए जो उत्तर प्रदेश को आश्वासन दिया है बजट में उन्होंने, इस बात के लिए भी मैं उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता की तरफ से मोदी जी की सरकार का अभिनंदन करता हूं। और इस उम्मीद और भरोसे के साथ हम अपनी बात को रोकते हैं कि भारत का जो सर्वांगीण विकास करना मोदी जी का सपना है, नौजवानों के सपनों को साकार करना जो उनका सपना है, मातृशक्ति को सशक्त बनाकर उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का जो उनका सपना है,
अन्नदाता किसान को उसके पैर पर खड़ा करने का जो उनका सपना है, भगवान उनका सपना साकार करे और आने वाले दिनों में भारत विश्व गुरु बने, दुनिया का नेतृत्व करे। महाकुंभ को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। अखिलेश यादव ने कहा कि वो मृतकों का आंकड़ा नहीं जारी करें, उनके पास जनता महाकुंभ में आ रही उसका आंकड़ा है, लेकिन इसका आंकड़ा नहीं। इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? भाई अखिलेश जी से सिर्फ एक चीज़ हम कहना चाहते हैं, अगर उनको लगता है कि सरकार आंकड़े नहीं सही दे रही है तो ये इसकी जानकारी उनको कैसे हुई? इसका मतलब उनके पास आंकड़े हैं, तो आंकड़े हैं तो प्रदेश की जनता के सामने उनको रखना चाहिए प्रमाण के साथ। क्यों नहीं रख रहे हैं? काहे जनता को गुमराह कर? अगर सरकार कोई बात छुपा रही है और उनको जानकारी है, वो कहते हैं तो इसी टोन के साथ कह रहे हैं। तो मेरा कहना है समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेता से कि आपको अगर जानकारी है तो सरकार आपको चुनौती देती है कि आप उन आंकड़ों को जनता के सामने रखिए। कौन आपको रोका है? कोई रोका है? अभी कल भी आपने प्रेस किया, रोज आप प्रेस कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर आप झूठी बात कह रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को डरा रहे हैं कि कोई वहां जाए ना। असल में सनातन का वैभव पच नहीं रहा है लोगों को, और कोई सकारात्मक पहल समाजवादी पार्टी की तरफ से हो जाए, किसी भी अच्छे काम की प्रशंसा कभी प्रतिपक्ष ने किया हो, हम उम्मीदें नहीं करते। और इसी बात को लेकर जनता सबक सिखा रही, जनता सजा दे रही। अभी भी कम से कम जो सही काम हो रहा हो, हम लोगों ने तो बड़ा उम्मीद के साथ कहा था कि महाकुंभ की तैयारी में आप आइए, साथ रहिए, महाकुंभ के आयोजन में आप साथ रहिए। देश और दुनिया से सोचिए, लाखों लोग दुनिया से आ चुके, जो भारत की सरहद के बाहर के लोग आए, उनकी भी संख्या लाखों में है। और मैं कहना चाहता हूं देश किस तरह से जुड़ा है महाकुंभ के साथ। आज आप प्रयागराज चले जाइए, आज आप अयोध्या जी में चले जाइए, आप बाबा विश्वनाथ की धरती काशी में चले जाइए, 1 किलोमीटर चलेंगे आप और देश के हर प्रदेश की गाड़ी आपको मिल जाएगी। अच्छा, जिस महाकुंभ की आप बात कर रहे हैं, आपकी दोनों एजेंसियां हैं, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, केंद्र की जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो आई है रिपोर्ट, उसके अनुसार अब आप कुंभ में स्नान नहीं कर सकते। वहीं यूपी सरकार की रिपोर्ट है, वह कह रही है कि नहीं, जो उसका प्रदूषण का लेवल है वो 23 है, इसमें आप स्नान करते हैं, आचमन योग है। उसी को लेकर अखिलेश यादव ने कल हमलावर थे, उनका कहना था कि भाजपा नेताओं के घर इनको महाकुंभ का पानी ले जाके भेज दें, जिससे वो नहाएं, खाएं और पूजा करें। उसे नहीं, हम लोग तो वहाँ ही जाके नहा खा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, और बेवजह ये गुमराह नहीं, ये नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं है, ये मनगढ़ंत, ये प्रायोजित है और मनगढ़ंत तरीके से अखिलेश जी इस बात को कह रहे हैं। कोई सैंपलिंग नहीं हुई है, कोई जांच नहीं हुई है भारत सरकार की तरफ से। अखिलेश यादव जी देश को गुमराह कर सर, आजमगढ़ में सर जेल की जमीन है और सर पार्क के लिए कई बार कहा गया, कुछ हुआ नहीं सर, उसी तरह पड़ा हुआ। आजमगढ़ में एक पार्क नहीं है। अब आजमगढ़ में मैं 3 तारीख को एक समीक्षा यहाँ की जो विकास की संभावनाएं हैं उस पर मैं करने जा रहा हूँ। आपका जो विषय है, हमारे पार्टी के तरफ से भी, संगठन के तरफ से भी उस विषय को हमारे संज्ञान में लाया गया है। जिस महायोजना की चर्चा हमारे सम्मानित प्रेस के साथियों ने किया है, उस पर भी विस्तृत हम समीक्षा करेंगे, उस पर भी हम प्रशासन के लोगों से चर्चा करेंगे सर। और जो अगर जेल की ज़मीन है तो मैं आपसे कह रहा हूँ उसको खाली कराएंगे। जेल की ज़मीन जेल के पास रहेगी, आगे उसका क्या करना है इस पर हमारा कारागार विभाग, हमारे माननीय मंत्री दारा सिंह चौहान जी, हम लोग बैठकर इसको तय करेंगे। मंत्री जी, और पार्क अगर है, कागज में पार्क अगर है, पार्क है नहीं सर, वो बीचों बीच होगा कि वहाँ पार्क बन जाता। तो हम एक जो यहाँ के ईओ साहब हैं और यहाँ के जो नगर पालिका परिषद के हमारे जो सम्मानित अध्यक्ष जी हैं और यहाँ के जिलाधिकारी हैं, मैं उनके साथ बैठकर जनता की जो पार्क की मांग है उसमें क्या संभावना बन सकती है, इस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे।
और अगले बार जब हम आपसे मिलेंगे तो उस पर हम आपको ज़रूर बताएंगे कि इस पर क्या होगा। सर एक छोटा सा सवाल है, सर 4 बजे भोर से अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग सर पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन आधार कार्ड के लिए सब लोग लाइन लगा रहे हैं, जो कि 40 तो यहाँ पे टोटल 44 जगह पे बन रहा है, बाकी सारे बंद सिर्फ पोस्ट ऑफिस का चल रहा है। 4 बजे भोर से लोग सर अपने बच्चों को लेकर लाइन लगा रहे हैं। मैं अभी बस तुरंत प्रेस के बाद खाली होकर मैं इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित कराऊंगा कि जहाँ जहाँ केंद्र हैं हर जगह बनाएं, एक ही जगह इसको सेंट्रलाइज न करें। मंत्री जी, विपक्ष कहता है कि अभी बजट का 50% ही खर्च किया गया, तो इतना बजट देने से उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। हम बजट को लुटाएंगे नहीं ना, हम कागज पर बजट को नीचे नहीं लाएंगे। भाई हम जो काम कर रहे हैं, हमें कोई सड़क बनाना है, हमने पैसा आवंटित कर दिया, सड़क धीरे धीरे बन रही है। अब गंगा एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं, तो एक बार हमने बजट का प्राविधान कर लिया, हम एक बार पेमेंट करके पूरा पैसा नहीं दे सकते हैं एजेंसी को, कंपनी को। देखिए इन लोगों को परेशानी क्या है कि आखिर इतना बड़ा, मैंने कहा कि जवाबदेही की संवेदनशीलता, जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं। हमने जो लोक संकल्प पत्र में जनता से वादा किया था, एक एक वादा को पूरा करना हमारा कर्तव्य बनता है। जनता के प्रति जवाबदेही है हमारी जिम्मेदारी है, और इतना बड़ा बजट प्रस्तुत करना, मैं सच कह रहा हूं कि सबके बस की बात नहीं है। इसके लिए जिगर चाहिए, और हम लोग बड़े लक्ष्य को निर्धारित कर उधर हम आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री जी, अच्छा बजट, तेज विकास रफ्त हो रहे हैं। जैसे सरकार की एक मंशा थी शुचितापूर्ण परीक्षा, जेडी के अनुसार परीक्षा के निर्धारण में डिवाइस दोषी हैं, डीएम के सिग्नेचर से लगाए अन्य सिग्नेचर भी फर्जी किए गए हैं जेडी के अनुसार, लेकिन अभी भी उन्हीं के नेतृत्व में शुचितापूर्ण परीक्षा कैसे संपन्न होगी? जनपद में दवाई और शिक्षा दोनों मामले में पूर्व का एक मामला और है। यहीं पे सीएमओ का एक ऑडियो वायरल हुआ जिसपे कहा गया कि पूर्व निवर्तमान जिलाधिकारी की पैरवी में नौकरी दी गई, भर्ती तो निरस्त हुई, जांच कभी नहीं हुई। तो क्या कहीं ना कहीं ये दावे सरकार के फेल नहीं? हो रहे हैं? कुछ बातें हमारे पास आई। शाम को हमने स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग किया है सर्किट हाउस में, और जो परीक्षा से संबंधित जो विषय हैं, अभी आज शाम को हम उस पर भी चर्चा करेंगे लौट के। और हम आप सभी लोगों से इस बात का मैं वादा करता हूं, और सम्मानित आजमगढ़ की जनता से भी वादा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए हमें आजमगढ़ में आप सब लोगों के साथ काम करने के लिए भेजा भी है। बहुत ही पारदर्शी तरीके से जो सरकार की मंशा है उस हिसाब से परीक्षाएं होंगी, मैं आपसे वादा करता हूं। क्या इन दोनों मामले में सरकार कार्रवाई करेगी अधिकारियों? बिल्कुल करेगी। कोई मनमाना करना किसी अधिकारी को की स्वतंत्र